हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट सेशन में अपने 23 जुलाई 2023 को जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ चंडीगढ़ पुलिस का, उसका जो जीके वाला पोर्शन था उसको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, उसका कुछ पार्ट हमने उस वाले सेशन में डिस्कस कर लिया था। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, वो हम आज वाले इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ में ये एनालाइज करेंगे, थोड़ा सा डीप में एनालाइज करेंगे कि फ्यूचर में जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है, खासकर एसआई का एग्जाम हो गया, एसआई का एग्जाम हो गया, या आने वाले कांस्टेबल का एग्जाम है, उसके लिए हम कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं और उनके लिए अपनी तैयारी जो है वो और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप PSSB, पंजाब स्टेट, हिमाचल जॉब्स या हरियाणा जॉब्स या फिर आप SSC CGL वगैरह की तैयारी भी कर रहे हो, तब भी ये पर्टिकुलर सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, चलो पहला सवाल, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट। ठीक है, पहला सवाल बड़ा सिंपल सा सवाल आया था कि फिलहाल इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर कौन है। मिस्टर मुस्तफ़ा मैडबोली, मिस्टर अब्देल फताह अल सीसी, मिस्टर होसनी मुबारक या फिर मिस्टर शरीफ इस्माइल। चार नाम दिए हुए हैं, चारों के चारों नाम जो है वो अपने इजिप्ट से रिलेटेड है। पहला सवाल ये है कि ये सवाल आया क्यों, क्योंकि कंट्रीज़ तो बहुत ज़्यादा है। अब सारी की सारी कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट याद करना हमारे लिए उतना आसान नहीं रहता। ठीक है, तो नॉर्मली हुआ क्या कि लास्ट ईयर का जो रिपब्लिक डे था हमारा, रिपब्लिक डे हम कब मनाते हैं, 26 जैन 1950 से हमने रिपब्लिक डे मनाने की शुरुआत की, और पिछले साल 26 जनवरी 2023 को हमने अपना 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया। कौन से वाले नंबर का किया, पिछले साल हमने 74th, इस साल हमने कौन से वाला किया है, 75th रिपब्लिक डे इस साल हमने सेलिब्रेट किया है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर बात करें तो पिछले साल का जो रिपब्लिक डे था उसमें हमने जो चीफ गेस्ट बुलाया था वो कौन आए थे, प्रेसिडेंट ऑफ द इजिप्ट। ठीक है, पिछले साल जो हमारा रिपब्लिक डे था उसमें जो चीफ गेस्ट को हमने बुलाया था वो थे प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, और प्रेसिडेंट का नाम क्या है, मिस्टर अब्देल फताह अल सीसी। तो कुछ एक पर्टिकुलर एग्जाम में पिछले साल के आप SSC CGL या CPO वगैरह के पेपर एनालाइज करोगे तो वहाँ क्या सवाल पूछा गया है कि फिलहाल इजिप्ट के प्रेसिडेंट कौन है, प्रेजेंट जो है वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट कौन है, तो आंसर क्या रहेगा अपना, मिस्टर अब्देल फताह अल सीसी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सवाल जो है वो थोड़ा सा घूम के पूछ लिया। यहाँ जो इनवाइटेड गेस्ट थे हमारे उसके बारे में नहीं पूछा गया है, यहाँ किसके बारे में पूछा कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट। आए कौन थे, ध्यान रखना है, आए कौन थे अपने 26 जनवरी 2023 को कौन आए थे, प्रेसिडेंट ऑफ द इजिप्ट आए थे। लेकिन एग्जाम में क्या पूछा, मिस्टर मुस्तफ़ा मैडबोली कौन है, वो तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इजिप्ट। इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर कौन है फिलहाल, मिस्टर मुस्तफ़ा मैडबोली। ठीक है, तो आए कौन थे इंडिया में, वो आए थे प्रेसिडेंट ऑफ द इजिप्ट, और पूछा किसके बारे में, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इजिप्ट। बाकी अगर दो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो मिस्टर होसनी मुबारक भी इजिप्ट के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, ये भी इजिप्ट के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। कब से कब तक रह चुके हैं, ये 1981 से 2011 तक, 1981 से 2011 तक ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। मिस्टर शरीफ इस्माइल जो है वो 2015 से लेके 2018 के बीच इजिप्ट के क्या रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये क्या रह चुके हैं, प्रेसिडेंट, ये क्या रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो इन चार ऑप्शन को अगर तुम ढंग से एनालाइज करो तो चारों के चारों ऑप्शन में जो पर्सन है वो सारे के सारे इजिप्ट से रिलेटेड है। दो यहाँ पर इजिप्ट के प्रेसिडेंट लिखे हुए हैं और दो यहाँ पर इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर लिखे हुए हैं। अब अगर कोई पर्सन या विजिटर तुम्हारी कंट्री में आ रहा है तो उससे रिलेटेड करेंसी, उसकी कैपिटल या उससे मिलती जुलती कोई पॉलिटिकल अगर लीडर्स हैं तो उन सबके नाम हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें हम तो इस साल जो 2024 का जो रिपब्लिक डे हमने मनाया तो उसमें कौन आए हमारे इंडिया में, हमने इन्वाइट किया था प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। ठीक है, किसको इन्वाइट किया था, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है इस वक्त हमारे, इमैनुअल, फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है हमारे, इमैनुअल मैक्रोन। अगर प्राइम मिनिस्टर पेपर में पूछ लिया तो क्या है हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे कौन से रहेंगे, माइकल बैनियर। ठीक है, तो जो हमारा 2024 वाला जो रिपब्लिक डे है,
ठीक है। जो 2024 वाला रिपब्लिक डे है उसमें हमने बुलाया है प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस को, और जो 2023 वाला रिपब्लिक डे था उसमें हमने किसको बुलाया था? प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट को। प्राइम मिनिस्टर तुमसे पेपर में पूछा जा सकता है, प्रेसिडेंट भी तुमसे पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। दोनों के नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे तुमसे प्रेसिडेंट पूछे या पीएम पूछे, पीएम पूछेंगे तो माइकल बेनियर है, प्रेसिडेंट तुमसे पूछेंगे तो कौन रहेगा? अपना इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। आगे अगर हम बात करें कुछ एक स्टैटिक फैक्ट्स इससे रिलेटेड, तो इजिप्ट की कैपिटल हमारी क्या रहेगी? इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कायरो, ठीक है। और अगर करेंसी तुमसे पूछें तो इजिप्ट की अगर तुमसे करेंसी पेपर में पूछी तो इसकी क्या है? पाउंड स्टेरलिंग, ठीक है। इजिप्शियन पाउंड क्या है? इजिप्शियन पाउंड। इजिप्शियन पाउंड, इजिप्ट की कैपिटल क्या है? करेंसी क्या है? इजिप्शियन पाउंड, और कैपिटल क्या रहेगी? कायरो। दूसरी साइड पे हो सकता है कि तुमसे क्या पूछ लें? फ्रांस की, ठीक है। तो अगर आपसे फ्रांस की कैपिटल पूछे तो फ्रांस की कैपिटल आई एज्यूम कि तुम सबको पता होगी, फ्रांस की कैपिटल क्या रहने वाली है? अपनी पेरिस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है? पेरिस। और अगर फ्रांस की करेंसी तुम लोगों से पूछी तो फ्रांस की करेंसी क्या रहनी है? अपनी यूरो, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का पार्ट आता है तुम्हारा फ्रांस, और यूरोपियन यूनियन में जो भी सारी की सारी कंट्रीज है उन सबकी करेंसी क्या है? यूरो, ठीक है। तो यूरो जोन का पार्ट है ये, या फिर यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो करेंसी क्या आएगी? अपनी यूरो, और कैपिटल क्या आएगी? पेरिस, ठीक है। नेक्स्ट, थोड़ा सा अगर मैप के बारे में देखें, जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस वाली चीज़ को समझने की कोशिश करें तो जो इजिप्ट है वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है मेनली सूडान के साथ। यहाँ इजिप्ट और सूडान की जो बाउंड्री लाइन है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर रेड लाइन आपको दिख रही है, ये जो रेड लाइन दिख रही है, यहाँ से एक लैटिट्यूड पास होता है। वो कौन सा है? तुम्हारा 22 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। कौन सा लैटिट्यूड पास होगा? 22 डिग्री नॉर्थ। और इसी 22 डिग्री नॉर्थ से एक रफली इजिप्ट और सूडान के बीच में एक रफली बॉर्डर बनता है, और उसी रफली बॉर्डर को या बाउंड्री लाइन का नाम क्या है? 22 डिग्री चैनल, ठीक है। 22 डिग्री चैनल। तो इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइन में इजिप्ट और सूडान की बाउंड्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है अगर रिसेंटली अगर वहाँ के पीएम या प्रेसिडेंट कोई इंडिया विजिट किए हैं, या हमारे इंडिया से कोई पर्सन अगर उस पर्टिकुलर कंट्री में विजिट करने जा रहा है, तो वहाँ की अगर कोई बाउंड्री लाइन है तो वो बाउंड्री लाइन भी हमारे लिए क्या हो जाएगी? इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा 20 डिग्री बात करें तो 20 डिग्री जो पैरेलल है वो सूडान और लीबिया के बीच में है, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारी इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज है जो मैंने रेगुलरली आपको क्लास में करवाता हूँ, स्टैटिक जीके वाली क्लास में इनको हम रेगुलरली करते रहते हैं, ठीक है। चलो, अगर इस वाली पर्टिकुलर चीज़ को देखो, अगर इस चीज़ को आप देखोगे तो ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं एक हॉर्न जैसी लग रही है, या एक टाइप का बोल सकते हैं इसको सींग बोल सकते हैं, ठीक है। आपने अगर राइनोसोरस देखा होगा तो राइनोसोरस के सींग जैसी ये थोड़ी चीज़ लग रही है, ठीक है। इसलिए इस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका से कई बार पेपर में सवाल आते हैं कि कौन कौन सी कंट्री, एक कंट्री, ठीक है, एक ये है कंट्री, एक ये है, एक कंट्री ये है, और एक ये कंट्री है, ये 4 कंट्रीज है। इन 4 कंट्रीज जो है, इन 4 कंट्रीज में कौन कौन सा, ठीक है, इन 4 कंट्रीज में कौन कौन सी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सॉरी कौन कौन सी कंट्रीज आती है, ठीक है। कौन कौन सी आएंगी? जो पहले नंबर पर कंट्री है उसका नाम है इरित्रिया। जो फर्स्ट नंबर पे ये आपको कंट्री दिख रही है इसका नाम क्या है? इरित्रिया। दूसरी जो है तुम्हारी ये छोटी सी कंट्री तुम्हें बीच में दिखेगी, इसका नाम है दजीबौती। इसका नाम क्या है? दजीबौती। जो यहाँ पर तुम्हें ये साइड में कंट्री दिख रही है, मेन जो हॉर्न है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है वो है चौथे नंबर पे, उसको बोला जाएगा सोमालिया, ठीक है। और जो थर्ड नंबर पे मैंने लिखी है इसका नाम क्या है? इथोपिया, ठीक है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मेनली हमारी कौन सी कंट्रीज आती हैं? एक आ गई इरित्रिया एक नंबर पे, दूसरी दजीबौती है, तीसरे नंबर पर कौन सी आएगी? हमारी इथोपिया आएगी, और चौथे नंबर पे क्या आएगी? सोमालिया, ठीक है। चलो, जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे फैक्ट्स जो हैं, कोई अगर करंट अफेयर में चीज आए,
ठीक है। करंट अफेयर से डायरेक्टली कई बार करंट अफेयर से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। कई बार जब स्टैटिक हमने करना होता है, मेनली जब भी हमने स्टैटिक करना है तो स्टैटिक को करंट से रिलेट करके करो, या फिर कभी भी करंट अफेयर करो तो करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी सारे के सारे स्टैटिक फैक्ट्स आते हैं उन सारे के सारे स्टैटिक फैक्ट्स को आप एनालाइज करो, या फिर सारे के सारे स्टैटिक फैक्ट्स को जोड़ के स्टैटिक जी के याद करो, तब आपके पेपर में लगभग अटेम्प्टेशन करंट अफेयर में 90% से अबव जा सकती है बहुत ईजिली, और आपको स्टैटिक जी के जो है वो भी मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, पहले करंट अफेयर पढ़ने पड़ेंगे और करंट अफेयर के बाद उससे मिलता जुलता जो स्टैटिक डाटा है उस सारे के सारे डाटा को इधर उधर से कलेक्ट करके उसको जोड़ के लिखो, ठीक है, फिर उसको मेमोराइज करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटी ऑफ डेड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज सिचुएटेड इन, ठीक है। अब यहां पर पूछा है सिटी ऑफ डेड, ठीक है। अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेज लगाई होंगी तो दो सवाल, ठीक है, दो चीजें हैं जिनके ऊपर बहुत कंफ्यूजन होता है। एक है तुम्हारा माउंड ऑफ डेड, एक है माउंड ऑफ डेड और दूसरा है सिटी ऑफ डेड। अब यहां पर पेपर में माउंट ऑफ डेड नहीं पूछा है, यहां क्या पूछा है इन्होंने, सिटी ऑफ डेड। बोले ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो कहां पर है, ऊपर से ऑप्शन देखो, इजिप्ट में है, जर्मनी में है, पाकिस्तान में है और बर्मा में है। अब यहां पर आप अगर सिटी ऑफ डेड को कंफ्यूज कर लोगे खुद के साथ, किसके साथ, माउंट ऑफ डेड के साथ। सिटी ऑफ डेड को अगर माउंट ऑफ डेड के साथ अगर कंफ्यूज करोगे तो आप जल्द में क्या करोगे, ऑप्शन नंबर सी क्या कर दोगे जल्दी जल्दी, ठीक, कि पाकिस्तान इसका सही आंसर है। जबकि असल में सिटी ऑफ डेड जो है वो लोकेटेड है तुम्हारा कायरो इजिप्ट में। सिटी ऑफ डेड इसको तुम देखोगे ये लगभग 7 किलोमीटर रेडियस में एक एरिया फैला हुआ है, जिसकी शुरुआत होती है लगभग 7th सेंचुरी एडी। जो इस्लामिक इरा की जब शुरुआत हुई उस वाले टाइम पे इस पर्टिकुलर सिटी की शुरुआत होती है। अगर एग्जैक्ट ईयर की बात करें तो 649 एडी, 649 एडी में इस पर्टिकुलर सिटी की फाउंडेशन रखी जाती है, और उसकी फाउंडेशन के बाद धीरे धीरे करके इस सिटी को एज अ क्रीमेटरी यूज किया जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि इनको जो कब्रिस्तान होता है, जो भी पर्टिकुलर लाशें होती थी उनको क्या करते थे, इन पर्टिकुलर जगह में दफनाया जाता था, ठीक है। बाद में जाके जब एक्सकवेट किया गया और इस पर्टिकुलर सिटी को एनालाइज किया गया तो बाद में जाके इसको टाइटल किस चीज़ का दिया गया, सिटी ऑफ डेड। क्योंकि लगभग जहां तक आप देखोगे लगभग कोई 7 किलोमीटर वाला एरिया है जहां पर यहाँ पर तुम्हें मकबरे मिलेंगे, बहुत सारे मकबरे या फिर बहुत सारी समाधियाँ मिलेंगी या कब्रिस्तान यहाँ पर मिलेंगे, जहाँ पर क्या है डेड बॉडीज को दफनाया जाता था, ठीक है। इस पर्टिकुलर सिटी को करफ्फा भी बोला जाता है, ठीक है। इसको कई जगह पे सिटी ऑफ डेड को करफ्फा भी बोला गया है, जिसका मतलब सिटी ऑफ डेड ही होता है, ठीक है। मतलब क्या है, सिटी ऑफ डेड, ठीक है। दूसरी अगर बात करें हम माउंट ऑफ डेड की, माउंट ऑफ डेड को अगर तुम सिंधी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो, इसको सिंधी में अगर बदलें तो इसका मतलब क्या होता है, मोहनजोदारो, जो कि आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा होगा, ठीक है। मोहनजोदारो, मोहनजोदारो जो वर्ड है उसका असल में मतलब ही इंग्लिश में क्या होता है, सिंधी लैंग्वेज का वर्ड है ये तुम्हारा, इसका इंग्लिश में असल में मतलब क्या होता है तुम्हारा, माउंट ऑफ डेड। ये एक ऐसी जगह थी जब यहाँ की एक्सपेंशन की गई 1922 में, तब यहाँ पर बहुत सारे डेड मिले, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंकाल मिले। उसके बाद इसका नाम क्या रख दिया गया, मोहनजोदारो, ठीक है, मोहनजोदारो इसका नाम। ये अगर ओवरऑल बात करें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट साइट है, किसकी, सेकेंड लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे बड़ी साइट कौन सी है, मोहनजोदारो। अगर लार्जेस्ट साइट पूछे इंडस वैली सिविलाइजेशन की तो हमारी लार्जेस्ट कौन सी आएगी, लार्जेस्ट हमारे इंडिया के हरियाणा में लोकेटेड है, नाम क्या है, राखीगढ़ी, ठीक है। राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड मोहनजोदारो इज द ओवरऑल सेकंड लार्जेस्ट। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की फिर लार्जेस्ट कौन सी हुई, मोहनजोदारो। इंडिया की अगर तुमसे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो अपनी राखीगढ़ी रहेगी। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज द सेकंड लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो क्या रहने वाली है, मोहनजोदारो। लेकिन अगर तुमसे पेपर में पूछा कि विच इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ पाकिस्तान, तो क्या होगा, मोहनजोदारो, ठीक है। इसको मोहनजोदारो का मतलब क्या हुआ तुम्हारा, सिटी ऑफ डेड। एक ऐसी साइट इंडिया में भी अवेलेबल है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोथल। लोथल गुजराती वर्ड आ गया। अगर लोथल की तुम ट्रांसलेशन करो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, लोथ प्लस थल, जिसका मतलब भी क्या है तुम्हारा, सिटी ऑफ डेड या माउंट ऑफ डेड। इसका मतलब भी क्या हुआ, माउंट ऑफ डेड। तो जो तुम्हारा चाहे लोथल हो गया, चाहे तुम्हारा मोहनजोदारो, यहाँ पर कंकाल बहुत सारे मिले थे उस वक्त का, तुमने पढ़ा होगा इसको एंशिएंट हिस्ट्री में। इसको इंपॉर्टेंट पोर्ट बोलते थे या पोर्ट सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। लेकिन असल में नाम का अगर मतलब देखोगे तो लोथल वर्ड का मतलब क्या हुआ, माउंट ऑफ डेड। तो 3 सिमिलर वर्ड है। एक क्या है तुम्हारा, सिटी ऑफ डेड, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया 1979 में,
ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बनती है? ये तुम्हारी 1979 में। ऑप्शन ढंग से एनालाइज करने हैं। सिटी ऑफ डेड को जल्दी जल्दी में माउंट ऑफ डेड अगर तुम लोग सब पढ़ लोगे, ठीक है, तो यहीं पर कंफ्यूजन हो जाएगा, आंसर गलत कर दोगे। क्या आंसर कर दोगे तुम? कि पाकिस्तान है, ठीक है। आंसर असल में क्या है लेकिन हमारा आंसर क्या है? इजिप्ट। सिटी ऑफ डेड कहाँ लोकेटेड है? इजिप्ट में, ठीक है। बाकी लास्ट के कुछ सेशन में हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में भी डिस्कस किया था। क्या होती हैं साइट्स ये? ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर यूनेस्को का कहाँ रहेगा? हेडक्वार्टर है पेरिस में। और पेरिस कहाँ पर है? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने तुम्हें। पेरिस किसकी कैपिटल है? फ्रांस की, ठीक है। तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? पेरिस में। इसका मेन काम क्या है कि कल्चरली, एजुकेशनली एंड हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से जो पर्टिकुलर साइट्स इंपॉर्टेंट है उनको प्रोटेक्ट और कंजर्व करना है। जो मेंबर कंट्रीज है उन सबको हिदायत दो कि यहाँ पर पर्टिकुलर इनिशिएटिव ली जाए कि ये जो पर्टिकुलर साइट्स है इनको क्या करना है? अपने को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो हमारे इंडिया में ओवरऑल प्रेजेंटली बात करें तो टोटल 43 साइट्स है, ठीक है। टोटल कितनी है? 43 साइट्स, जिसमें से 35 जो है तुम्हारी वो कल्चरल साइट्स है, ठीक है। जैसे इलोरा केव्स होगी, अजंता केव्स होगी, ठीक है, जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस होगी, और हमारे इंडिया में जो खजुराहो के टेम्पल्स हैं ये सारे हो गए, ये होगी कल्चरल। 7 क्या है तुम्हारी? नेचुरल। 7 नेचुरल है और 1 है हमारी मिक्स्ड, ठीक है। एक साइड क्या है? मिक्स्ड साइड है। तो टोटल कितनी होगी हमारे पास? 7। 35 कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, 7 नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से, और 1 जो है हमारी क्या है? मिक्स्ड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया वन द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑन। लास्ट जो सेशन रहा था हमारा कांस्टेबल का, सेम क्रिकेट से 2 सवाल आए थे। उस वाले सेशन में मैंने एक सवाल डिस्कस किया था कि इंडिया वालों ने कौन से वाला वर्ल्ड कप ओडीआई जीता जो कि इंडियन सॉइल के ऊपर हुआ था, ठीक है। कौन सा ऐसा वर्ल्ड कप जो हमने इंडियन सॉइल के ऊपर जीता था? उस पर्टिकुलर सेशन में हमने बहुत डिटेल में आराम से डिस्कस किया था कि हमारा पहला वर्ल्ड कप कब होता है, दूसरा कब हुआ, फिर थर्ड कब हुआ, ठीक है, और हम जीते कब। इंडियन सॉइल में जीते हम 2011 में, जिसके कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें कि हमने खुद का, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उल्टा सवाल आ गया है। 2 सवाल सेम पेपर में वर्ल्ड कप से 2 सवाल। पहला सवाल क्या था? इंडियन सॉइल के ऊपर कब जीता। दूसरा सवाल है कि हमने फर्स्ट वर्ल्ड कप कौन सी डेट को जीता, ठीक है। उस पर्टिकुलर सवाल और इसमें क्या फ़र्क है? उस पर्टिकुलर सवाल में केवल ईयर पूछा था, 2011, 1983, 2015, 2009 कौन सा ईयर था। अब यहाँ पर पूछिए एग्जैक्ट डेट। अब वहाँ पर तुम लोगों को मैक्सिमम को पता होगा कि 1983 में वर्ल्ड कप हम पहली बार जीतते हैं, जिसके कप्तान कौन रह चुके थे? कपिल देव शर्मा। अब यहाँ पर तुम देखोगे कि 3 ऑप्शन में 1983 है। चौथे वाले ऑप्शन का चलो लेना देना है नहीं क्योंकि 1983 नहीं है। अब बात बनी एग्जैक्ट डेट की, ठीक है। एग्जैक्ट कौन सी डेट थी जिसको हम सारे क्या करते हैं? पहली बार वर्ल्ड कप उठाते हैं, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर सेशन में भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि आंसर इसका क्या रहेगा? 25 जून 1983, ठीक है। 1975 में वर्ल्ड कप की होती है शुरुआत। पहली बार हम क्या करते हैं? हम वर्ल्ड कप को खेलते हैं। होस्ट कौन कंट्री कौन थी इसमें? 1979, 1983 तीनों के तीनों जो वर्ल्ड कप हुए थे उसकी होस्ट कंट्री कौन थी? इंग्लैंड, ठीक है। तो पहले 1975 और 1979, पिछले सेशन में भी बताई दी ये चीज़ मैंने आप लोगों को कि 75 और 79 दोनों वर्ल्ड कप को मिला के मुश्किल से एक मैच जीता था हमने, मिला के एक मैच जीता था। और 1983 में हमने डायरेक्ट वर्ल्ड कप उठा लिया। उस वक्त की एक बहुत खतरनाक टीम होती थी, वेस्ट इंडीज़ वाली टीम जो होती थी, जिन्होंने पहले वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद हमने उस पर्टिकुलर टीम को हरा के फाइनली 1983 में अपना वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीतते, और उसके बाद 2011 में ODI, और 2024 में फिर से T20 वर्ल्ड कप हम दोबारा से जीतते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड कप से रिलेटेड कई बार इतने डीप में सवाल आ जाते हैं। खासकर ये सवाल इससे पहले बहुत बार आ चुका है। ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर सवाल पहली बार आया, इससे पहले और बाकी सारे के सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वैरन हेस्टिंग, सी राजागोपालचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सारे के सारे किसी न किसी पोस्ट पे रह चुके, ठीक है। या तो इंपॉर्टेंट वाइसराय थे या तो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल थे। अब ऑप्शन को देखना कैसे है? देखने से कुछ फ़ायदा नहीं है, आपको चीज़ें याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। समझो, पहले सारे के सारे नाम लिख लेते हैं कि नाम क्या क्या थे।
1757 में होती है बैटल ऑफ प्लासी, और उसके बाद 1764 में हम करते हैं बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को हराया था, जो लास्ट सेशन में मैंने आपको डिस्कस किया था आपके साथ कि बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था। उसके बाद 1765 में जब बंगाल को हमने अपने अंडर लिया तो एक पोस्ट बनती है, उसको हम बोलते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल। पोस्ट क्या बनती है? गवर्नर ऑफ बंगाल। तो गवर्नर ऑफ बंगाल इंडिया के पहले कौन से बनते हैं? रॉबर्ट क्लाइव। कौन बनते हैं? ध्यान रखना है आप लोगों को, कौन बने? रॉबर्ट क्लाइव। गवर्नर ऑफ बंगाल कौन बनते हैं? रॉबर्ट क्लाइव। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आता है, उसमें ये पोस्ट को अबॉलिश कर दिया गया। एक नई पोस्ट बनती है जिसके पास पावर थोड़ी सी ज़्यादा थी, उसको हम क्या बोलते हैं? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनते हैं? वॉरेन हेस्टिंग। कौन बनते हैं? वॉरेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1833 तक आते आते लगभग 70 to 80% इंडिया ब्रिटिशर्स अपने कब्जे में ले चुके थे। एंग्लो मराठा वॉर खत्म हो गई थी, केवल इकलौती एक एम्पायर थी हमारे पास, सिख एम्पायर, उसको हमने कंट्रोल में करना था। तो बाकी सारा का सारा रीजन हमारे कंट्रोल में आ गया था। तो हमने इस वाली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाली पोस्ट को भी अबॉलिश करके एक नई पोस्ट बनाते हैं हम, उसको हम क्या बोलते हैं? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या पोस्ट बनाई हमने? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले कौन बनते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन बनते? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। उसके बाद जब 1857 की रिवोल्ट हुई तो उसके बाद हमने एक नया एक्ट आता है, क्राउन एक्ट ऑफ 1858, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाली पोस्ट को भी अबॉलिश कर दिया गया। दो नई पोस्ट बनाई गई, एक को बोला गया वायसराय ऑफ इंडिया, ठीक है, और एक अलग से पोस्ट बनी, इसको अलग से लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एक अलग से पोस्ट बनी, इसको हम बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। एक पोस्ट बनी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये इंडिया में ऑफिस नहीं होता था, ठीक है, ये लंदन में ऑफिस होता था इसका। ये डिसाइड करता था कि इंडिया के साथ जो रिलेशन रखने हैं, इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से कंट्रोल होगी। वायसराय एक टाइप का, जैसे आज हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के पास पावर सबसे ज़्यादा है, उस वक्त किसके पास होती थी? वायसराय ऑफ इंडिया के पास। तो वायसराय ऑफ इंडिया पहले कौन बनते हैं तुम्हारे? लॉर्ड कैनिंग। पहले कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। और अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की बात करें तो कौन बने तुम्हारे? लॉर्ड स्टैनली। पहले कौन बनते हैं? लॉर्ड स्टैनली। 1858 में वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग, और तुम्हारे वो कौन बनते हैं? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड स्टैनली। ठीक है। लास्ट में 1947 में जो लास्ट वायसराय थे हमारे इंडिया के, ठीक है, लास्ट वायसराय ध्यान रखना है आपको, लास्ट वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। इन्हीं ने माउंटबेटन प्लान लेके आए थे ये, जब अपने को इंडिपेंडेंस मिली थी। ठीक है, तो अभी तक का एक बार देखो, 1765 में गवर्नर ऑफ बंगाल बना, क्योंकि उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन केवल बंगाल में हो रही थी। बाद में 1773 में इसी पोस्ट को, पावर को बढ़ा दिया गया। क्या बोला गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वॉरेन हेस्टिंग बनते। 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाली पोस्ट अबॉलिश हुई, क्या बनी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वो कौन बनते हैं? विलियम बेंटिक। 1858 में वायसराय ऑफ इंडिया पोस्ट बनी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाली को अबॉलिश कर दिया गया। कौन बनते हैं? लॉर्ड कैनिंग। 1947 में लास्ट वायसराय कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन। जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया तो ये जो वायसराय वाली पोस्ट थी इसको भी अबॉलिश कर दिया गया, और एक नई पोस्ट आई इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस एक अलग से पोस्ट आती है तुम्हारी, जो कौन सी थी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसी लाइन को कंटिन्यू कर दो। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनते हैं? पहले गवर्नर जनरल कौन बने तुम्हारे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन दिक्कत क्या थी कि ये ब्रिटिश थे। ठीक है, ये क्या थे? ब्रिटिश थे। 1947 से 48 तक इंडिया में रहे हैं। ठीक है, और इंडिया में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछे तुमसे तो कौन आएगा तुम्हारा? माउंटबेटन। लेकिन यहीं पर अगर तुमसे पूछे कि इंडियन कौन था फर्स्ट गवर्नर जनरल, हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल या फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो कौन आएंगे? सी राजा गोपालचारी। सी राजा गोपालचारी, ये क्या थे? इंडियन। ठीक है, सी राजा गोपालचारी। ठीक है, ये रहे 1947 से लेके 1950 तक, जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हो गया तब तक कौन रहे हैं? सी राजा गोपालचारी। तो ओवरऑल बात यह है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दो बार पूछेंगे। एक सवाल आएगा हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो आंसर ये रहेगा।
हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो अपना आंसर क्या रहेगा, माउंटबेटन। और जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया पूछेंगे उसमें भी दो ऑप्शन आएंगे कि ब्रिटिश कौन था और इंडियन कौन था। अगर तुमसे ब्रिटिश पूछा तो आंसर माउंटबेटन है, और अगर इंडियन पूछा तो कौन रहेगा, सी राजागोपालचारी। ठीक है, अब इतने सारे नाम याद करने में कई बार कंफ्यूजन होता था कि इसकी छोटी सी ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है, विलियम है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। ठीक है, बस सिंपल सी एक लाइन याद कर लो, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। रॉबर्ट से क्या बनेगा हमारा, रॉबर्ट क्लाइव, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। है से क्या बनेगा, वैरन हेस्टिंग, क्या बनेगा, वैरन हेस्टिंग। विलियम हेस्टिंग एक अलग पर्सन है, ठीक है, उनको मत याद रखना, याद रखना कौन सी है, वैरन हेस्टिंग। है से क्या बनेगा, हेस्टिंग। ठीक है, विलियम से विलियम बेंटिक आ जाएंगे, विलियम से क्या आएंगे, विलियम बेंटिक। की से क्या आएंगे, लॉर्ड कैनिंग, की से क्या बनेगा, कैनिंग। मौ से क्या बनेगा, माउंटबेटन, मौ से क्या बनेगा, लास्ट वाइसराय और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और सी से क्या बनेगा, सी राजागोपालचारी। तो रॉबर्ट क्लाइव, वैरन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, मो से बनेगा माउंटबेटन और सी से क्या बनेगा, सी राजागोपालचारी। ठीक है, तो इनसे सवाल आपसे कुछ भी पूछ लेंगे, नाम आपको सारे के सारे याद चाहिए, जरूरी नहीं है पेपर में यही आएगा, इससे रिलेटेड ये सारे सवाल बनेंगे। सवाल क्या है, हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कौन था, वैरन हेस्टिंग, सी राजागोपालचारी, माउंटबेटन, कॉर्नवालिस। आंसर क्या आएगा आपका, सी राजागोपालचारी। 1947 से लेके 1950 के बीच में रहे। अब यहाँ कोई पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं पूछी कि ब्रिटिश कौन सा था, इसलिए आंसर हमारा, अगर यहीं पर हु वाज द लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ पूछा तो क्या करना है अपने को आंसर, फिर अपना आंसर क्या होता है, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगर लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल पूछते तो क्या आंसर होता हमारा, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट ई कॉमर्स कंपनी टू सेट अप सोलर फार्म्स इन इंडिया, वॉलमार्ट, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ईबे। अब वॉलमार्ट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ईबे सारी की सारी ई कॉमर्स कंपनी है। ई कॉमर्स कंपनी मतलब जिनका मेनली काम क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल परचेज करना। ठीक है, वॉलमार्ट जो है वो तुम्हारी फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी है, वॉलमार्ट, और या फिर बोल सकते हैं फ्लिपकार्ट इनकी सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, तो रिसेंटली क्या हुआ 2022 में, ठीक है, 2022 में हम क्या करते हैं, ये जो अमेजन है, अमेजन 3 सोलर फार्म बनाती है, कहाँ पर इनॉग्रेट करती है, कहाँ पर, राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पर इनॉग्रेट करती है, राजस्थान में। ठीक है, और ओवरऑल अगर बात करें तो राजस्थान, पिछली कुछ सेशन में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि अगर तुम सोलर एनर्जी कैपेसिटी की अगर बात करो तो राजस्थान इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी। राजस्थान क्या है, ऑलरेडी हाईएस्ट प्रोड्यूसर है सोलर एनर्जी का। ठीक है, और ई कॉमर्स कंपनी ने राजस्थान में ही अपना इनिशिएटिव लिया। इसके पीछे वजह क्या है कि राजस्थान एक बहुत गर्म रीजन है, और सोलर एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को एक ऐसा रीजन चाहिए होता है जहां पर सनलाइट डायरेक्ट पड़े, बारिश ना के बराबर आती हो, बादल बहुत ज़्यादा कम हो। ठीक है, तो वहां पर जो डेजर्ट वाला एरिया है, खासकर थार डेजर्ट, उसकी वजह से पूरे के पूरे राजस्थान की जो सोलर कैपेसिटी है वो बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। पहले गुजरात लीडिंग प्रोड्यूसर था सोलर एनर्जी का, लेकिन पिछले कुछ सालों में राजस्थान ने इसको ओवरटेक कर लिया है। ठीक है, तो अभी कौन है हमारे पास, हाईएस्ट कौन है, राजस्थान। विच इज द फर्स्ट ई कॉमर्स कंपनी, अमेजोन। ठीक है, रिसेंटली किसने किया है, ये अमेजोन ने किया है। ठीक है, ओवरऑल अगर बात करें एनर्जी की तो विंड एनर्जी का जो हाईएस्ट प्रोड्यूसर हमारे इंडिया में कौन सा है, गुजरात। ठीक है, विंड एनर्जी से सवाल पूछेंगे कि हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन है तो गुजरात रहेगा। अगर कोल का तुमसे पूछे कि कोल हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन कर रहा है, या कोल एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, तो आंसर क्या रहेगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास पड़ता है अपना झारखंड। ठीक है, कौन सी स्टेट रहने वाली है, झारखंड। विंड में कौन आएगा तुम्हारा, गुजरात, कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन में हवा बहुत ज़्यादा चलती है, और हवा जहाँ पर ज़्यादा चल रही हो, ठीक है, ऑब्वियसली अपने को विंड पावर वहीं चाहिए। कोई ऐसी जगह हो जहाँ हवा नहीं चल रही हो, वहाँ पर विंड पावर का क्या करना अपने को। ठीक है, राजस्थान गर्म ज़्यादा है इसलिए सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा वहाँ पे। ठीक है, गुजरात कोस्टल रीजन है इसलिए वहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा, और झारखंड में छोटा नागपुर प्लेट्यू है, वहाँ पर कोयले की खदानें बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोल एनर्जी का, ये कोल का हाईएस्ट प्रोड्यूसर क्या रहेगा तुम्हारा, झारखंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। KFON is a project initiated by dash government
to provide free internet connection to 20 lakh below poverty line families and connect 30,000 government institution in state. रिसेंटली कौन सी गवर्नमेंट एक प्रोग्राम लेके आई जिसका नाम था KFON। KFO की फुल फॉर्म है केरला फाइबर ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल नेटवर्क। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का नाम आपने सुना होगा जब हम इंटरनेट कनेक्टिविटी किसको दें। रिसेंटली ऑप्टिकल फाइबर अपनी स्पीड और अपने एफिशिएंसी की वजह से बहुत ज़्यादा यूज़ में हो आ रहा है। ठीक है, हमारे इंडिया में नए नए इनिशिएटिव चलते हैं। जैसे इससे पहले इससे मिलता जुलता एक आपने इनिशिएटिव सुना होगा जिसका नाम था NOFN। ठीक है, इसका मिलता जुलता नाम क्या था, NOFN। इसको अक्टूबर 2011 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। यहाँ पर एक वर्ड रिप्लेस कर दो केरला की जगह और वर्ड लगा दो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। ठीक है, इसका इनिशिएटिव क्या था कि पूरे इंडिया में जो अलग अलग जगह है, ठीक है, उनके वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुँचाई जा सके, ताकि जो डिजिटल इंडिया वाला मिशन है, डिजिटल इंडिया वाला मिशन तो तभी होगा जब पहले इंटरनेट पहुँचेगा। ठीक है, तो NFON जिसका नाम बाद में जगह, आपने NFON नहीं सुना होगा तो भारत नेट सुना होगा आपने पक्का। ठीक है, आपने भारत नेट सुना होगा। इसी NFON का नाम चेंज करके 2015 में क्या कर दिया गया, भारत नेट कर दिया गया। और रिसेंटली केरला गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नई स्कीम लेके आए KFON। इनका भी काम क्या था कि इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचानी है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन पूरी स्टेट में। ठीक है, खासकर चूज किया गया कि लगभग 20 लाख लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन के रहेंगे और 30,000 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होने चाहिए स्टेट के, जहां पर अपने को ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर कनेक्शन वाली इंटरनेट सुविधा पहुंचानी है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या रहेगा। स्कीम कब लेके आए, स्कीम लेके आते हैं ये 2023 में। ठीक है, पिछले साल की स्कीम है, पेपर जब था उसके जस्ट एक महीना पहले ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कीम जो है वो लॉन्च की गई। आंसर क्या रहेगा इसका हमारा, केरला। ठीक है, आंसर क्या रहेगा, केरला। ठीक है, अगर केरला की बाकी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स की बात करें तो है मंगल्या स्कीम है। केरला की और कौन कौन सी स्कीम आएगी तुम्हारी, मंगल्या स्कीम। ठीक है, मंगल्या स्कीम है। ठीक है, अश्वनिधि है स्कीम, अश्वनिधि स्कीम है। ठीक है, केरला की है एक अश्वसनिधि स्कीम है, और एक स्कीम है फर्स्ट 1000 डेज। एक स्कीम क्या है, फर्स्ट 1000 डेज, फर्स्ट 1000 डेज। ये किसकी स्कीम है तुम्हारी, केरला की। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। कर्नाटका की भी बात करें तो कर्नाटका की भी कुछ एक इंपॉर्टेंट स्कीम्स आप नोट डाउन कर सकते हो जो कि पेपर में पूछी जा सकती है। कर्नाटका की जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है कौन कौन सी है, उन्नति है। कर्नाटका की कौन सी रहेंगी, उन्नति स्कीम है एक तो, उन्नति स्कीम। ठीक है, और कौन सी स्कीम है कर्नाटका की, ऐरावता स्कीम है। कर्नाटका की और कौन सी है तुम्हारी, ऐरावता स्कीम। ठीक है, एक होगी ऐरावता स्कीम और एक है तुम्हारी श्रामा शक्ति सच, श्रामा शक्ति सच। ठीक है, केरला की होगी मंगल्या अश्वसनिधि एंड फर्स्ट 1000 डेज। कर्नाटका की होगी उन्नति स्कीम, ऐरावती और श्रामा शक्ति स्कीम। ठीक है, नागालैंड की अगर बात करें तो नागालैंड में है CM हेल्थ स्कीम। नागालैंड की है CM हेल्थ स्कीम। ठीक है, एक तो होगी CM हेल्थ स्कीम और एक है तुम्हारी मिशन शक्ति, एक है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक हो गया तुम्हारा मिशन शक्ति, मिशन शक्ति। ठीक है, बचा कौन सा हमारा स्टेट, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा की मेनली स्कीम कौन सी है, कलिंगा शिक्षा सेठी योजना है। कलिंगा शिक्षा, कलिंगा शिक्षा सेठी योजना, सेठी योजना। ठीक है, ये किसकी होगी, कलिंगा उड़ीसा में है। और एक होगी सहाया स्कीम। एक कौन सी होगी तुम्हारी, सहाया स्कीम, सहाया स्कीम। ठीक है, तो मेनली ये केरला की स्कीम्स होगी। ठीक है, ये कर्नाटक की होगी, ये नागालैंड की होगी और ये किसकी होगी, उड़ीसा की स्कीम्स होगी। स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रल जो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं वो आपको थोड़ा सा करनी पड़ेंगी डिटेल में, उनके अंदर क्या है,
क्या स्कीम वो कह रही है, क्या उसके बेनिफिट है, वो पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन जो स्टेट से स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं रिसेंटली, उससे ज़्यादा डीप में सवाल नहीं आते, बस पर्टिकुलर नाम आता है कि ये पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च हुई, वो पर्टिकुलर स्कीम कौन से स्टेट से रिलेटेड है या कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन वॉज गिवन टू बाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कौन से वाला स्लोगन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। डिफीट एंड फेलियर आर समटाइम नेसेसरी स्टेप्स ऑफ विक्ट्री, जीत के लिए पहले हार और अपराजय चाहिए। ठीक है, इट्स अ फाइट फॉर फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम पास्ट फॉर कमिंग फ्यूचर। ठीक है, ये एक आज़ादी की लड़ाई है। आज़ादी किसके लिए, हमारे आने वाले आज़ाद भविष्य के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर तुम लोग एनालाइज करो, ठीक है, तो आपको बड़ा इजीली लगेगा। बचपन से हम इन पर्टिकुलर नारों को याद करते आए हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा था कि सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कब दिया था इन्होंने, 1944 में। किसको दिया था, आज़ाद हिंद फौज के जो सोल्जर्स हुआ करते थे वर्मा में या फिर म्यांमार जिसको बोलते हैं, वहाँ पर एक स्पीच में INA के सोल्जर्स को इन्होंने नारा दिया। किस चीज़ का नारा दिया इन्होंने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने ये बोला कि वर्ल्ड वॉर चली है, ब्रिटिशर्स ऑलरेडी वॉर में फंसे हुए हैं, ब्रिटिशर्स एक्सटर्नल एग्रेशन से बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, झेल रहे हैं खुद को। यही पर्टिकुलर टाइम है, अगर हम ब्रिटिशर्स के ऊपर जापानीज आर्मी की हेल्प से या खुद सारे के सारे संगठित होकर अगर हम ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं, तो यही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तुम लोगों के लिए, जिससे तुम्हें क्या मिल जाए, आज़ादी मिल जाए। और इसी पर्टिकुलर स्पीच में वो लास्ट में कंक्लूड करते हैं स्पीच को कि तुम सारे के सारे मुझे अपना बलिदान दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम लोगों को आज़ादी दिलवा कर रहूँगा। ठीक है, तो ये उनका नारा था। INA की बात करें तो INA की फाउंडेशन होती है 1942 में और इसके फाउंडर कौन थे, मोहन सिंह। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आता है ये सवाल, INA के फाउंडर पूछे गया। आल्दो INA की मेन कमांड सुभाष चंद्र बोस के बाद चलेगी, पास चली जाती है बाद में, लेकिन जो मेन फाउंडर इसके थे, मेन फाउंडर कौन थे, वो तुम्हारे मोहन सिंह। ठीक है, कौन थे सबसे पहले मेन फाउंडर थे, मोहन सिंह। मोहन सिंह वॉज द फाउंडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज या फिर INA। सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछे तो एक इनकी एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाई थी, किसके कौन थे फॉरवर्ड ब्लॉक के फाउंडर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने दिया, ये देते हैं बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम सारे के सारे लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 1916 में एक मूवमेंट छेड़ते हैं ये होम रूल मूवमेंट। इस होम रूल मूवमेंट के टाइम पीरियड पे ये नारा देते हैं किस चीज़ का, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे क्या करूँगा, मैं इसको लेके रहूँगा। अगर बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करें तो एक राइटर है जिनका नाम है वैलेंटाइन चिरोल। अब वैलेंटाइन चिरोल एक किताब लिखते हैं, एक बुक लिखते हैं जिसका नाम था इंडिया अनरेस्ट। ठीक है, इंडिया अनरेस्ट एक बुक लिखते हैं कि इंडिया अनरेस्ट। ठीक है, इस इंडिया अनरेस्ट में ये बाल गंगाधर तिलक को टाइटल देते हैं फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट। क्या बोलते हैं ये, फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोगों को कि बुक इंडिया अनरेस्ट किसने लिखी है, वैलेंटाइन चिरोल ने। इंडिया अनरेस्ट किसने लिखी है, वैलेंटाइन चिरोल ने। और वैलेंटाइन चिरोल ने ही किसको टाइटल दिया, लोकमान्य तिलक को किस चीज़ का टाइटल देते हैं, फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट। तो फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट किसको बोला गया, लोकमान्य तिलक। बोला किसने, वैलेंटाइन चिरोल ने। तो ये टाइटल पेपर में पूछता है किसको मिला, किसने दिया और कौन सी किताब में दिया, और ये जो पर्टिकुलर किताब है वो किसने लिखी हुई है, सब एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैलेंटाइन चिरोल ने कौन सी किताब लिखी, इंडिया अनरेस्ट। वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को क्या बोला, फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, लोकमान्य तिलक। ठीक है, अगला, डिफीट एंड फेलियर आर समटाइम नेसेसरी इन द स्टेप्स ऑफ विक्ट्री। ये किसने बोला, ये थे लाला लाजपत राय के। लाला लाजपत राय के कुछ फेमस क्योट में से एक ये भी है। ठीक है, लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी भी बोला जाता है। पिछला जो सेशन था उसमें एक और सवाल लाला लाजपत राय जी से रिलेटेड आया था। क्या सवाल आया था कि कौन से वाले पर्टिकुलर प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है प्रोटेस्ट करने के दौरान। ठीक है, इसको हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनको पंजाब केसरी बोला जाता था। इन्होंने एक सेफ्टी बाल्ब थ्योरी भी दी थी
और इनकी बहुत सारी पब्लिकेशन भी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इट्स अ फाइट फॉर फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम पास्ट एंड कमिंग फ्यूचर। ये है द फेमस मंगल पांडे। मंगल पांडे की स्टेटमेंट है ये, जब 1857 की रिवोल्ट होती है। ठीक है, अच्छा 1857 की रिवोल्ट जब भी हम पढ़ेंगे तो शुरुआत एक पर्सन से होगी और पर्सन का नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे ही शुरुआत करते हैं मेनली 1857 की रिवोल्ट की। 29 मार्च 1857 को ये ब्रिटिशर्स द्वारा यूज किए जाने वाले कारतूस का अपनी बंदूकों में इस्तेमाल करने को मना कर देते हैं। ठीक है, उस वक्त बात ये फैली थी कि जो कारतूस यूज़ किए जा रहे हैं, वो जो आर्मी ऑफिसर है, ये जो नए कारतूस आए हैं उनमें गाय और सूअर का मांस भरा पड़ा है। ठीक है, उनको ये लग रहा था। अब मेन प्रॉब्लम ये थी गाय और सूअर के मांस में, प्रॉब्लम ये है हिंदू धर्म के अकॉर्डिंगली गाय का मांस खाना बैन था और इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सूअर का मांस खाना वर्जित है। ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ता था, जो कारतूस होता था उसको मुंह से छीनना पड़ता था, और अगर वो पर्टिकुलर मुंह से छीनते तो उनका जो धर्म था वो भ्रष्ट हो जाता। और कुछ ही दिन पहले उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे जो मेन ऑफिसर थे उन्होंने बाकी सारे इंडियन को बाइबल थमाई, तो उन सबको ये लग रहा था कि इनका मेन एजेंडा है कि हम सबका धर्म भ्रष्ट करके हम सबको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जैसे ही मंगल पांडे को ये चीज़ पता लगती है कि उन्होंने जो कारतूस यूज़ किए हैं अभी रिसेंटली उसमें गाय और सूअर का मांस था, ठीक है, तो वो 29 मार्च 1857 को बहुत गुस्से में एक रिवोल्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में इनको पकड़ लिया जाता है और 8 अप्रैल 1857 को इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। एग्जैक्ट एक महीने के बाद 10 मई 1857 से रिवोल्ट की शुरुआत होती है। रिवोल्ट की शुरुआत होती है कहाँ से? मेरठ से। ठीक है, तो मेनली हाँ कई बार ये सवाल आता है कि मंगल पांडे जो थे वो कौन से वाली इन्फेंट्री के मेंबर थे। ठीक है, तो ये मेंबर किसके थे? ही वॉज द मेंबर ऑफ 34th नेटिव बंगाल इन्फेंट्री। बंगाल इन्फेंट्री, ठीक है, कौन सी इन्फेंट्री के मेंबर थे? 34th नेटिव बंगाल इन्फेंट्री के मंगल पांडे मेंबर थे। इन्होंने स्लोगन दिया था 1857 की रिवोल्ट में, इट्स फाइट फॉर फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम पास्ट फॉर कमिंग फ्यूचर। तो पहला केस किसका है तुम्हारा? गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो आंसर है इसका। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। डिफीट एंड फेलियर आर समटाइम्स नेसेसरी स्टेप्स ऑफ विक्ट्री, इट्स फाइट फॉर फ्रीडम, ये है किसके? लाला लाजपत राय के। और फोर्थ जो है वो किसके है? तुम्हारे मंगल पांडे के। नेक्स्ट, व्हेन वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रीवियस पार्लियामेंट बिल्डिंग कंप्लीटेड? जो प्रीवियस पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसकी कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई? जब भी पार्लियामेंट के बारे में हम पढ़ेंगे तो दो बिल्डिंग अपने को समझनी पड़ेंगी, एक जो नई बिल्डिंग अभी रिसेंटली बनी है और एक जो पुरानी बिल्डिंग हमारे सामने बनी है। ठीक है, पहले अगर आर्किटेक्ट की बात करें तो जो नए वाले के आर्किटेक्ट हैं उनका नाम क्या है? बिमल पटेल। ठीक है, इनका नाम क्या है? बिमल पटेल। और जो पुराने हैं एक का नाम, दो आर्किटेक्ट है, एक का नाम है एडविन ल्यूटिन्स। ठीक है, इन्हीं ने, ठीक है, एडविन ल्यूटिन को डिजाइनर ऑफ दिल्ली या फिर राष्ट्रपति भवन बोला जाता है। और दूसरे हैं हर्बर्ट बेकर, हर्बर्ट बेकर। ठीक है, दो आर्किटेक्ट है। ठीक है, न्यू जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है ये बनकर तैयार होती है तुम्हारी 2023 में, और ओल्ड जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो बनके तैयार कब हुई? तुम्हारी 1927 में। ये कब बनकर तैयार हुई? तुम्हारी 1927 में। 1921 ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इसमें इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, जस्ट बनाना इसको क्या किया था हमने? शुरू किया था। और 1927 जो कि हमारा आंसर है, इसमें ये जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। नई में स्विच करने की जरूरत अपने को क्यों पड़ी? क्योंकि इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी थी पुराने वाली की वो उस वाले टाइम की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग थी। जो अभी धीरे धीरे करके हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो सीट्स बढ़ रही हैं, उसमें पुरानी जो बिल्डिंग थी उसको ऑक्युपाई करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अगर हल्का सा हम एनालाइज करें तो ये देखो, तो ये जो आप देखोगे ये है हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, ये हमारी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग। अगर थोड़े से डिफरेंस और देखें तो पुरानी जो ओल्ड बिल्डिंग थी, ठीक है, वो सर्कुलर इन शेप थी। कई बार शेप पूछ लेंगे तुमसे, कौन सी शेप की थी? ये पुरानी वाली बिल्डिंग है, सर्कुलर शेप की है। जो नई वाली है वो कौन सी शेप की है? तुम्हारी ट्रायंगुलर शेप की है। ठीक है, तो मेन देख लेना कि जो नई वाली बिल्डिंग है वो ट्रायंगुलर शेप की है, जो पुरानी वाली बिल्डिंग है वो कौन सी शेप की है? वो सर्कुलर शेप की है। ठीक है,
सीट्स की अगर बात करें तो जो नए वाली है, पुराने वाली में जो सीटिंग कैपेसिटी थी वो जितने आज प्रेजेंट सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग है। नए वाले में लोकसभा में सीटें हैं 888 और राज्यसभा में कितनी है तुम्हारी 384। और अगर ज्वाइंट सीटिंग की बात करें, अगर ज्वाइंट सीटिंग हो अगर दोनों हाउसेज की, तो सीट कितनी है तुम्हारी 1272। तो लोकसभा में 888, राज्यसभा में 384 और ज्वाइंट सीटिंग में कितनी सीट्स है तुम्हारी 1272 सीट्स। ठीक है। 1927 में जब ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाया गया तब इसका नाम था द काउंसिल हाउस। तब इसका नाम क्या था? द काउंसिल हाउस। ठीक है, काउंसिल हाउस। थोड़ी सी अगर और पॉइंट की बात करें तो जो तुम्हारा लोकसभा का हॉल है, ठीक है, दूसरे सवाल क्या आ सकते हैं? अभी पार्लियामेंट बिल्डिंग नहीं बनी है तो इससे रिलेटेड जो है वो मैक्सिमम फैक्ट्स तुम लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, लोकसभा जो है वो कौन सी थीम के ऊपर बनी है? अगर थीम तुमसे पूछे तो वो बनी है तुम्हारी नेशनल बर्ड, नेशनल बर्ड के ऊपर है। और नेशनल बर्ड क्या है तुम्हारा? पीकॉक। ठीक है, लोकसभा किस कौन सी थीम के ऊपर बनी है? तुम्हारा पीकॉक के ऊपर। और राज्यसभा की अगर थीम पूछे तो वो क्या है तुम्हारा? नेशनल फ्लावर, लोटस। राज्यसभा कौन सी थीम के ऊपर बना है? लोटस के ऊपर। और लोकसभा कौन सी थीम के ऊपर बनी है तुम्हारी? पीकॉक। नेशनल जो ट्री है हमारा, ठीक है, वो सारे के इस सबके सेंटर में लगाया है यहाँ पे नेशनल ट्री, इसके उसमें है। नेशनल ट्री कौन सा है हमारा? बनियन ट्री, बरगद का पेड़। इसको पार्लियामेंट, जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसके कैंपस में इसको लगाया गया है, बिल्कुल सेंटर में इसको लगाया गया है। ठीक है, एक और चीज आपने नोट की होगी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में, और वो थी ये छड़ी। ठीक है, ये आपने देखी होगी कि ये जो छड़ी है उसको रिसेंटली दिया गया। ठीक है, इस छड़ी को क्या बोला जाता है? सेंगोल। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? सेंगोल। अगर सेंगोल के बारे में आप लोग समझो, ये सुना होगा आपने, सेंगोल क्या था तुम्हारा? सेंगोल वाली जो रीत थी वो 1947 में चली हमारे इंडिया में। बेसिकली अगर मॉडर्न टाइम की बात करें, सेंगोल का क्या था कि जब आज़ादी देनी थी तो लॉर्ड माउंटबेटन और बाकी सारे ये डिस्कस कर रहे थे कि जब ब्रिटिशर्स के हाथों से इंडिया में हमने पावर ट्रांसफ़र करनी है, यहाँ से सारी की सारी पावर ब्रिटिशर्स के हाथों में इंडिया में जवाहरलाल नेहरू के पास ट्रांसफ़र करनी है, तो ट्रांसफ़र कैसे करें? कुछ ना कुछ एक सेरेमनी होनी चाहिए, कोई सेरेमनी होनी चाहिए। ठीक है, जिससे पावर ट्रांसफर की जा सके। तो सी राजागोपालचारी उस वक्त वो सजेस्ट करते हैं कि हमारे इंडिया में पहले जो चोलास वाला टाइम पीरियड था, जो चोला एम्पायर होती थी साउथ में, तो चोला एम्पायर में क्या किया जाता था कि जब एक राजा दूसरे राजा को अपनी पावर ट्रांसफर करता था, वो एक छड़ी ट्रांसफर करता था उसको, उस छड़ी को सेंगोल बोला जाता है। सेंगोल का असल में मतलब ही तुम्हारा राइटेडनेस होता है, मतलब कि हक, एक पर्सन का हक जो है वो दूसरे को ट्रांसफर करना, उसको ही सेंगोल बोला जाता है। तो चोला एम्पायर का उन्होंने ट्रेडिशन सुनाया कि चोला एम्पायर में ऐसा होता है, तो बोले तुम ऐसा कर सकते हो। तो फिर पहली बार लॉर्ड, वो साउथ से कुछ प्रीस्ट आए और वो लॉर्ड माउंटबेटन को, जो तुम्हारे लास्ट वाइसराय थे हमारे इंडिया के, उनको वो सेंगोल देते हैं और वो सेंगोल ट्रांसफर किया जाता है किसको? जवाहरलाल नेहरू को। ये आप जवाहरलाल नेहरू को देख सकते हो, सेंगोल लेके चले। और अभी जब 2023 में नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी तुम्हारी, तो उसमें यही वो पर्टिकुलर जो प्रीस्ट हैं तुम्हारे, वो किसको देते हैं? नरेंद्र मोदी जी को सौंपते हैं ये सेंगोल। ठीक है, अभी फिलहाल जो सेंगोल है हमारा, वो लोकसभा में जो स्पीकर की चेयर है उसके बगल में रखा हुआ है। ठीक है, तो सेंगोल वाला कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया? चोला एम्पायर से लिया। सबसे पहले कब दिया गया? चोलस के बाद तुम्हारा माउंटबेटन ने किसको दिया? जवाहरलाल नेहरू को। और अभी किसको मिला है? ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, चलो नेक्स्ट, व्हाट्स इंडियाज रैंक इन जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? 122, 127, 137, 128। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो साल में बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश करता है। इनके कुछ रिपोर्ट्स है, जैसे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स हो गया, एक हो गया एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ठीक है, एक तो तुम्हारा वही है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हो गया, एक है ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। अब जब भी ऐसी रिपोर्ट आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, यहां पर सवाल किस टाइप का आएगा? पहला कि ये पर्टिकुलर, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये इनमें से कौन से वाली रिपोर्ट को पब्लिश कर रहा है? पहला सवाल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इनमें से कौन सी पब्लिश करता है? पहला सवाल। रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये पर्टिकुलर रिपोर्ट है, वो कौन सा एडिशन था? पहला था, दूसरा था, 5वां था, 10वां था, 15वां था। अगला सवाल ये आएगा कि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में पहला रैंक कौन सी कंट्री का आता है और इंडिया का कौन से वाला रैंक है? ठीक है, तो आपको 4 पॉइंट याद करने पड़ेंगे। रिपोर्ट पब्लिश कौन कर रहा है, इंडिया का रैंक कितना है, पहला रैंक किसका आया, और इस बार जो एडिशन था वो कौन से वाला एडिशन आया है। जो दो यहाँ पर कौन सा पूछा है तुम्हारा? जेंडर गैप रिपोर्ट 2023।
ठीक है। इस साल अभी तो 2024 चला है, तो बेटर ये है कि प्रिपेयर हम 2024 के लिए हो जाए। 2024 में कौन सा एडिशन हुआ, 18th एडिशन पब्लिश हुआ इस वाली रिपोर्ट का, और 2023 में कौन सा एडिशन पब्लिश हुआ तुम्हारा, 17th एडिशन। 2023 की रिपोर्ट में हमारे इंडिया का रैंक था 127 आउट ऑफ 146, और 2024 की अगर बात करें, 2024 ही पूछेंगे, मैक्सिमम चांसेस है कि तुमसे 2023 नहीं आना है पेपर में, तुमसे क्या पूछेंगे 2024 में। तो 2024 में किसका क्या रैंक आया हमारा, 2 प्लेस हम पीछे चले गए हैं। पिछले साल 127 था, इस साल कितना रैंक है हमारा, 129। ठीक है। 4 मेनली की फैक्टर है इनके पास, जिनके अकॉर्डिंगली ये अपनी रिपोर्ट एनालाइज करते हैं। पहली क्या है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा हेल्थ एंड सैनिटेशन, ठीक है। जेंडर पेरिटी की बात हो रही है यहाँ पर, रिपोर्ट किसको रिलेट कर रही है कि जेंडर गैप तो नहीं है कोई ज़्यादा, ठीक है। हमारा जेंडर गैप में 129 रैंक है। पहला इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ठीक है। दूसरा हेल्थ एंड सैनिटेशन या हेल्थ एंड सर्वाइवल। तीसरा आएगा एजुकेशनल अटेनमेंट, एजुकेशनल अटेनमेंट आ गया, ठीक है, एजुकेशनल अटेनमेंट। और लास्ट वाला जो फैक्टर है वो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। लास्ट वाला कौन सा है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ठीक है, पॉलिटिकल एम्पावर। इन 4 के अकॉर्डिंगली एक स्कोर तैयार होता है 0 से लेके 1 तक का। 0 मिनिमम स्कोर है, 1 जो है तुम्हारा मैक्सिमम स्कोर है, ठीक है। फिलहाल अगर बात करें कि 2024 में टॉप किसने किया है, इंडिया का रैंक कितना है 129, टॉप इस बार किसने किया है, टॉप किया है आइसलैंड ने। पहली बार नहीं किया है, 15th टाइम, ठीक है। पिछले 15 सालों से आइसलैंड जो है वो जेंडर गैप रिपोर्ट में सबसे पहला रैंक आइसलैंड का ही आ रहा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में टॉप किसने किया है तुम्हारा, आइसलैंड ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दी ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन पॉपुलरली कॉल्ड एज, ठीक है। थोड़ा सा अगर बात करें यहाँ पर, तुम देखो ये मैप समझो, ठीक है। 2 टाइप की कंट्रीज तुमने सुनी होगी, एक है यूके और दूसरी है यूरोपियन यूनियन, ठीक है। ये जो आपको मैप दिख रहा है, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पोर्तुगल, जितने भी ऑस्ट्रिया, हंगरी, जितने भी सारी की सारी कंट्रीज है, ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। टोटल 27 कंट्रीज है इसमें। बनी कब थी ये, 1993 में यूरोपियन यूनियन बनती है। यूरोपियन यूनियन बनी क्यों थी कि वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 आप देखो तो मेनली क्या है, मेनली जो बैटल शुरू हुई थी वो हुई थी यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, आपस में बहुत लड़ाइयाँ थी इनमें। तो इन्होंने क्या किया, एक जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वैसे इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसको बोला यूरोपियन यूनियन, कि हम सारे के सारे क्या करेंगे, एक सिमिलर पैटर्न के ऊपर चलेंगे, ठीक है। हम सबकी करेंसी क्या रहेगी, ठीक है, यूरोपियन सबकी करेंसी क्या रहेगी, यूरो, ठीक है। यहाँ से एक कंट्री से तुम दूसरी वाली कंट्री में तुम जॉब के लिए जा सकते हो, तुम ट्रेड के लिए जा सकते हो, बिना कोई स्पेशल कस्टम ड्यूटी लगाए हुए या कोई बिना किसी तारीफ को इम्पोज किए हुए तुम यहाँ पर जा सकते हो। इससे होगा क्या कि डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत अच्छी बनेगी और साथ में जॉब अपॉर्चुनिटी भी लोगों के लिए बढ़ेंगी। ट्रेड को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि कई पर्टिकुलर कंट्रीज जो हैं, जैसे इटली जो है वो किसी और चीज़ के लिए फेमस है, ऑस्ट्रिया किसी और चीज़ के लिए फेमस है, जर्मनी किसी और चीज़ की प्रोडक्शन में बढ़िया है। जब ये सारी की सारी कंट्रीज आपस में ट्रेड करेंगी, इजीली ट्रेड कर पाएंगी, तो उससे क्या होगा, पूरी की पूरी यूरोपियन यूनियन या इंडिविजुअली कंट्रीज की क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो इस पर्पज से 1993 में क्या बनाया गया, यूरोपियन यूनियन। अब इसे है क्या, एक तो करेंसी आ गई यूरो, दूसरा तुम इंटर ट्रेड कर सकते हो, ट्रेड बहुत ज़्यादा ईजिली हो सकता है। दूसरा इन सब की भी एक खुद की पार्लियामेंट है, ठीक है, मतलब खुद की तो सरकारें हैं, एक पूरी की पूरी यूरोपियन यूनियन की भी एक खुद की पार्लियामेंट है जो कि पूरी यूरोपियन यूनियन के लिए लॉज बनाती है, ठीक है। यहाँ अपनी कंट्री वाले तो लॉ बनाएंगे, यूरोपियन यूनियन ने अगर कोई पर्टिकुलर लॉ बनाया तो वो भी लॉ जो है वो बनाना पड़ेगा। दूसरी साइड पे अगर तुम यूके को देखो तो यूनाइटेड किंगडम को बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड अलग कंट्री है, यूनाइटेड किंगडम कुछ और है। यूनाइटेड किंगडम 4 स्टेट से मिला के बना है। सबसे नॉर्थ में स्कॉटलैंड मिलेगा तुम्हें, फिर इंग्लैंड मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा तुम्हें वेल्स, और यहाँ पर आयरलैंड का ऊपर वाला हिस्सा मिलेगा, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है, ये आयरलैंड है। यहाँ मैप पे तुम देखो, यहाँ नीले हिस्से में ये सारा का सारा जो है यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, और ये जो आयरलैंड है तुम्हारा, ये क्या है, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। 1922 से पहले, 1922 से पहले बात करें तो 1922 से पहले आयरलैंड भी हिस्सा हुआ करता था इन पर्टिकुलर स्टेट का। इन सारी स्टेट को, 4 स्टेट को, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है, ये जो 4 स्टेट है, इन चारों स्टेट को मिला के हम क्या बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। 1922 से पहले यूके का हिस्सा आयरलैंड भी हुआ करता था। टोटल
ये वाला हिस्सा भी आयरलैंड का तुम्हारा किसका हिस्सा था, यूके का। फिलहाल अगर बात करें तो केवल 4 स्टेट है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। जब तुम्हारा यूरोपियन यूनियन बना 1993 में तो यूके ने भी इसका पार्ट था, यूके भी इसका पार्ट था। कितनी स्टेट्स थी टोटल, 28 यूरोपियन यूनियन। कई अगर तुम पुरानी जीके की बुक्स उठा के देखो, यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ो तो तुम्हें आज भी कितनी मेंबर कंट्रीज मिलेगी, 28 मेंबर कंट्रीज। लेकिन हुआ क्या, बहुत सारे लॉज आए धीरे धीरे करके, कुछ पर्टिकुलर लॉज ऐसे थे जो कुछ एक मेंबर कंट्रीज को पसंद नहीं आते थे। जैसे 2016 में यूरोपियन यूनियन एक नया लॉज लेके आती है, एक नया कानून लेके आती है जिसमें बोलती है कि जितनी भी सारी की सारी यूरोपियन यूनियन में कंट्रीज हैं, इनको एक फिक्स नंबर ऑफ रिफ्यूजीज अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन लेने पड़ेंगे। जितने भी बाहर से माइग्रेंट्स आ रहे हैं, जितने भी रिफ्यूजी आ रहे हैं, चाहे तुर्की से आ रहा हो, कोई यूरोप से आ रहा हो, रशिया से आ रहा हो, यूक्रेन से आ रहा हो, ये फिक्स नंबर ऑफ रिफ्यूजी तुम्हें यूरोपियन यूनियन में शामिल करने पड़ेंगे। ठीक है, अब इससे बहुत सारी कंट्रीज जो है वो नाराज थी, वो मना कर रही थी कि हम रिफ्यूजी नहीं लेंगे, क्योंकि जो इन्फ्लक्स हुआ, एकदम रिफ्यूजी का इन्फ्लक्स हुआ, उससे जॉब अपॉर्चुनिटी में समस्या लग पड़ी, यानी इकोनॉमी जो है वो अस्त व्यस्त लग गई उन्हें। तो यूनाइटेड किंगडम वाले सबसे ज़्यादा दुखी थे, यूके वाले बोलते कि हम कोई भी इन्फ्लिक्स नहीं लेंगे। इससे 2016 से पहले क्या होता था, ब्रिटेन वाले जो थे वो अलाउ कर देते थे कि जो मर्जी आओ, लेकिन कौन आ सकता है तुम्हारा, पहले कौन आ सकता था, केवल यूरोपियन यूनियन वाले आ सकते थे। लेकिन 2016 में क्या बोला गया कि बाहर के जो रिफ्यूजी हैं वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे इक्वली। यूके को ये वाली चीज़ अच्छी नहीं लगी और यूके ने अपने वहाँ पर क्या करवाया, रेफरेंडम करवाता है एक। अब रेफरेंडम क्या होता है, रेफरेंडम एक इंस्ट्रूमेंट है, पॉलिटी में मैंने पढ़ाया होगा आपको। रेफरेंडम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें किसी मुद्दे के ऊपर पब्लिक की वोटिंग ली जाती है। कोई पर्टिकुलर एजेंडा हो, हमें सरकार को समझ ना आ रहा हो क्या डिसीजन लेना है, तो पब्लिक की वोटिंग करवा दी जाएगी उसमें। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसीजन लेना था कि क्या वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट रहे या ना रहे। ठीक है, तो उन्होंने प्रपोजल डाला पब्लिक को कि क्या तुम चाह रहे हो कि हम यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, रेफरेंडम में 52% वोटिंग आती है कि ब्रिटेन को एग्जिट कर लेना चाहिए। किससे एग्जिट कर लेना चाहिए, यूरोपियन यूनियन से। तो फाइनली जाके 2020 में ब्रिटेन जो है वो क्या करता है, एग्जिट कर लेता है यूरोपियन यूनियन से, और इस टर्म को बोला जाता है ब्रेक्सिट। ठीक है, तो ब्रेक्सिट कब हुआ तुम्हारा, 2020 में होता है। तो ब्रेक्सिट हुआ क्यों, क्योंकि मेनली यूरोपियन यूनियन का कुछ एक पर्टिकुलर लॉ था जो कि क्या कह रहा था कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्यूजी लेने पड़ेंगे, और उसके बाद फाइनली जाके 2020 में ब्रिटेन ने या फिर इंग्लैंड ने क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया यूरोपियन यूनियन के साथ। और अब हमारे पास कितने रिमेनिंग मेंबर बचते हैं तुम्हारे, 27। तो ब्रेक्सिट का मतलब है ब्रिटेन का एग्जिट हो जाना, किसके साथ है, यूरोपियन यूनियन। इसलिए अभी आप प्रेजेंट डे मैप देखोगे तो आपको यहाँ पर यूके नहीं दिखेगा, बाकी सारी कंट्रीज दिखेंगे, एक कंट्री नहीं दिखेगी, कौन सी, यूके। ठीक है, और यूके में आप देखोगे आयरलैंड नहीं है, और यूरोपियन यूनियन में आयरलैंड अभी पार्ट है। ठीक है, स्कॉटलैंड अभी भी डिमांड कर रहा है कि यूरोपियन यूनियन में होना चाहिए। जब आप वोटिंग देखोगे तो मैक्सिमम स्कॉटलैंड वाला जो हिस्सा था वो यूरोपियन यूनियन से जुड़े रहने के फेवर में उन लोगों ने वोट दिया था। ठीक है, लेकिन बाद में डिसीजन क्या है, मैक्सिमम जो ना करने वाले 52% लोग थे, मैक्सिमम यहाँ से थे, इंग्लैंड और वेल्स से। स्कॉटलैंड वाले नहीं चाह रहे थे कि यूरोपियन यूनियन से हम एग्जिट हो। इसके पीछे वजह ये है कि अगर यूरोपियन यूनियन से वो अलग होते हैं तो पहली चीज़, तुम्हें अगर यूरोपियन यूनियन के किसी कंट्री में जाना होगा तो तुम बिना परमिशन के जा नहीं सकते। ठीक है, तुम्हें उस पर्टिकुलर कंट्री में जाना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ की करेंसी भी अलग है, वहाँ की करेंसी यूरो है, और यूके में कौन सी करेंसी यूज होती है, पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, यूके में कौन सी करेंसी यूज होती है, स्टर्लिंग। अब स्टर्लिंग की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे ट्रेड की वजह से डेप्रिशिएट होगी, जबकि यूरो की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे करके बढ़ेगी। जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि पहले जब यूरोपियन यूनियन का तुम पार्ट थे, तुम किसी भी कंट्री में जाके तुम जॉब कर सकते थे, लेकिन अब तुम यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं हो तो अब तुम वहाँ पर जाके जॉब नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से स्कॉटलैंड वाले नहीं चाह रहे कि ब्रेक्जिट हो, लेकिन रिसेंटली 2020 में हुआ, तो इससे मिलते जुलते सवाल पूछे जाने के चांसेस आपसे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आई होप आपको सारा का सारा सिनेरियो समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट, कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट ऑफ इंडिया, 24 जुलाई, 26 जुलाई, अगस्त 1, अगस्त 03। ठीक है, कारगिल वॉर के बारे में भी पहले डिस्कशन हमारा हो चुका है हमारा। ठीक है, 1971 में जब हमने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर छेड़ी, जब हमने बांग्लादेश को आज़ाद करने की ठानी, उसके बाद से हमारे पाकिस्तान के साथ रिलेशन कुछ खास अच्छे नहीं रहे। ठीक है, पाकिस्तान के साथ रिलेशन खराब हो गए, हल्की फुल्की इंसर्जेंसी अपने को देखने को मिली। लेकिन क्या होता है, 1998 में दोनों कंट्रीज जो हैं वो सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट कर लेती हैं। ठीक है, दोनों कंट्रीज, एशिया की दोनों कंट्रीज 1998 में न्यूक्लियर पावर बन जाती है।
ठीक है। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया उसके बिल्कुल साथ साथ में पाकिस्तान डिक्लेयर कर लेता है कि हम भी एक न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। अब दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होना ही था, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में अगर तुम रीजन देखो, ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पड़ती है तुम्हारी द्रास, ठीक है। इस लाइन के इस वाली साइड पे पाकिस्तान था, ठीक है, इस साइड पे पाकिस्तान था और ये इंडिया की टेरिटरी थी। लेकिन किसी वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने धीरे धीरे करके यहाँ पर टाइगर हिल है, द्रास है, इन पर्टिकुलर एरिया के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान वालों ने अपनी आर्मी भेज के कब्जा करना शुरू कर दिया। डिस्ट्रिक्ट ये कौन सा पड़ता था, कारगिल डिस्ट्रिक्ट पड़ता था, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एरिया में जब अपने को पता लगा तो हमने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन छेड़ा। ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। किसका ऑपरेशन था ये? ऑपरेशन था आर्मी का, इंडियन आर्मी का। लगभग 2 लाख सोल्जर को डिप्लॉय किया गया वहां पर कि जितने जल्दी हो सकता है द्रास और कारगिल वाला जो रीजन है उसको रिकैप्चर किया जाए। आपने अगर कैप्टन विक्रम बत्रा मूवी देखी होगी तो वहां पर आपने डिटेल में ये सारा का सारी चीजें एनालाइज की होंगी कि किस तरीके से वहां पर वॉर हुई थी, ठीक है। एयरफोर्स से भी एक ऑपरेशन होता है तुम्हारा, ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर, ठीक है। यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर यहां पर सागर वर्ड आ रहा है तो वो नेवी का ऑपरेशन नहीं है, सागर वर्ड आ रहा है तो वो किसका है? तुम्हारा एयरफोर्स का है। ऑपरेशन सफेद सागर, सफेद आसमान, ठीक है। सफेद सागर किसका है? तुम्हारा एयरफोर्स का। और नेवी का पूछे तो क्या है? ऑपरेशन तलवार, ऑपरेशन तलवार। अब तलवार वर्ड आ गया तो तलवार सुन के ये मत सोच लेना कि आर्मी होगी तलवार लेके भाग रही, ठीक है। यहां पर तलवार कौन है? तुम्हारा नेवी वाला। ऑपरेशन तलवार नेवी का है, ऑपरेशन सफेद सागर एयरफोर्स, और ऑपरेशन विजय किसका था? आर्मी का था। और इस ऑपरेशन के बाद फाइनली जाके 26 जुलाई 1999 को हम क्या करते हैं, ठीक है, कारगिल जो विजय दिवस है उसको मनाते हैं, क्योंकि कारगिल के ऊपर फाइनली जाके कंक्योर कब होता है हमारा? 26 जुलाई 1999, ठीक है। इसलिए उस दिन के बाद हम 26 जुलाई 1999 के बाद हर साल हम क्या मनाते हैं? यहाँ पर कारगिल विजय दिवस, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर जगह है द्रास, यहाँ पर एक मेमोरियल भी है, उसको हम बोलते हैं कारगिल वॉर मेमोरियल, ठीक है। ये बहुत बार पेपर में आता है कि कारगिल वॉर मेमोरियल कहाँ पर है? द्रास में। क्यों? द्रास वन ऑफ द कारगिल के जो कन्फ्लिक्ट वाला एरिया था उसके सबसे नज़दीक वाली जगह है। कारगिल वॉर मेमोरियल कहाँ पर है? बना कब ये तुम्हारा? 2000 में, ठीक है। 1 साल के बाद बन गया था कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए यही इतना काफ़ी है। नेक्स्ट सेशन में हम PSSB या PPSC का कोई बहुत इंपॉर्टेंट पेपर डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।